नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल पे देख पा रहे हो, टॉप 50 क्वेश्चंस, तो वो बढ़िया 50 प्रश्न आज के इस सेशन में अपन देखने वाले हैं। और अपना टॉप 50 सेशन जो आता है वो रैपिड फायर वाला आता है। कैसा आता है? रैपिड फायर, यानी कि आप फटाफट से अपना लेवल जाने और अपने लेवल को जान के अपने लेवल को कैसे बढ़ाना है उसके लिए मेहनत करना सीख लीजिए, है ना। बहुत समय से आप लोगों को ओपीडी पे क्लास मिल रही है, हालांकि जीजीडी पे भी अभी जो है आप लोगों को क्लास काफी समय से मिलेगी। अब आज ओपीडी पे आ रही है, कल से जीजीडी पे भी वी विल बैक, यानी कि हम फिर से वापसी करेंगे। कुछ स्वास्थ्य इशू थे और कुछ मतलब एक ब्रेक, लंबे समय से यदि आप काम कर रहे होते हैं एक ही एक काम, तो एक ब्रेक की आवश्यकता जरूरी होती है। जब छलांग लंबी लगानी हो, शिकार बड़ा करना हो, तो 2 कदम पीछे लेना जरूरी हो जाता है। इसीलिए ये गैप जरूरी था। आगे वैकेंसीज का दौर है और ये जीजेडी आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। तो करें शुरुआत आज की क्लास की। ये 50 प्रश्न जो है पशु परिचर मॉडल पेपर वाले जो राजस्थान जी के उसमें से लिए गए हैं आप लोगों के लिए। तो पशु परिचर वाले विद्यार्थियों के लिए तो पौबारे 25 है, ठीक है, लेकिन बाकी दूसरे भी एग्जाम जो है उनमें सभी में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह राजस्थान जी के जो राजस्थान की सभी भर्तियों में पूछा जाता है वो लगभग कवर आप लोगों के हो ही रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 5000 रुपए के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, आमेर के कछवा वंश की कौन सी आमेर जो है वो कछवा वंश की कौन सी राजधानी थी, ये बताना है। अब वैसे देखा जाए तो मैंने जो जैसे पढ़ा ना, आमेर के कछवा वंश, तो आमेर के कछवा वंश कहलाते थे, लेकिन यहां पे ये है कि आमेर कछवा वंश की कौन सी राजधानी थी ये बताना है। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या अंतिम। अंतिम का मतलब है चौथी। 4 राजधानियां रही है और जितने भी प्रश्न आप लोग देखोगे सभी जो है मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। अब तो चाहे कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देखो, आप नियमित हो तो आप लोगों को कहीं ना कहीं वो प्रश्न क्लासेस में पढ़ाया हुआ मिल ही जाएगा, दिख ही जाएगा। बताओ भाई, इसको तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया था। जिन्हें नहीं पता है वो उन्हें भी बता दूं कि अपने यहाँ पे जो ट्रिक दी जाती है आप लोगों को, जीजीडी की स्पेशल ट्रिक, उस पे बताया था कि कछवा वंश पढ़ना है तो डीजे बजाना पड़ेगा, ठीक है। और डीजे कब बजाना है? आज ही बजाना है। अब यही देखो कितनी सिंपल और सुहानी ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक है। अब यानी कि पहली राजधानी, सीधा क्रम याद करो, पहली थी दौसा, ठीक है, पहली थी दौसा। दूसरी जैसे आपके जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़ जो अब जयपुर ग्रामीण में चला गया, ठीक है। तीसरी थी आप लोगों के आ से ही आमेर, और चौथी जो है या अंतिम आप लोग कह दो तो वो जयपुर, ठीक है। तो यही चीज है। तो भैया उत्तर कौन सा निकल के आया? तीसरी। कौन सी है? नंबर 3 पे, डीजे पर आज। बस इतों की तो याद रखना है, करनो के हैं अपन, बिल्कुल हाँ और एक चीज है जीके, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। लास्ट में जब 50 प्रश्न पूरे हो जाएंगे ना, तब अपना स्कोर आप लोगों को कमेंट कर देना है। अच्छा, और कमेंट मतलब अब जैसे उत्तर देते हो ना आप, लाइव चैट में उत्तर दोगे आप, तो वो सिर्फ क्लास लाइव चल रही है, प्रीमियर पर चल रही है तभी देना है। बाद में कमेंट में जाकर नहीं देना। 2 चीजें होती है, एक लाइव चैट और एक कमेंट। कमेंट में तो आपको सिर्फ स्कोर पिन करना है और आप क्लास के बारे में रिव्यू दे सकते हो। इसके अलावा वहां पे नहीं लिखना है ए का ये, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, वहां ये सब नहीं। यहाँ लाइव चैट में आप लोगों को उत्तर देने हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? देखो ये सारे प्रश्न जो है ना, ये किसी न किसी एग्जाम में बने हुए हैं, या तो बने हुए हैं या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये समझ के चले आपकी ये बने हुए ही है किसी न किसी एग्जाम में। तो बताओ भाई, ताम्रवती नगरी। प्रश्न में आप लोगों को फोकस करना आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेशन लाने का मतलब यह है कि आप लोगों को एग्जाम के अनुसार तैयार होना है। आप लोगों को फोकस करना आना चाहिए कि पूछा क्या है, ठीक है। तो पूछा क्या है? ताम्रवती नगरी, ये पूछा है। एक तो 2 तरीके से प्रश्न बनता है। एक तो पूछा जाता है ताम्रवती नगरी, ठीक है, और एक पूछा जाता है ताम्रवती सभ्यता की जननी, ठीक है। तो वो या ताम्र संचयी सभ्यता, इस तरीके से। तो उसमें उत्तर अलग होता है, इसमें उत्तर अलग होगा। बताओ, बैराट, कालीबंगा, आहड़ या विराटनगर। अब देखो आप लोगों की सहूलियत के लिए बता दो, विराटनगर और बैराट आ गया एक ही। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता हो गई एक तरीके से,
और पीछे क्या बची आप लोगों के, आहड़। अब आप लोगों के कंफ्यूजन कहां होता, कंफ्यूजन होता आप लोगों के यदि यहां पे गणेश्वर भी दिया होता, क्या पुरातत्व का पुष्कर भी जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। गणेश्वर और आहड़ में अंतर सिर्फ इतना ध्यान रखना आप लोगों को अभी कि इसे तो कहा जाता है डायरेक्ट ताम्रवती नगरी और इसे कहा जाता है सभ्यताओं की जननी। पुरातत्व का पुष्कर भी कह दिया जाता है गणेश्वर को। और यह है कहां, आज वोल्टेज परेशान कर रहे हैं, पता नहीं ये क्लास सही तरीके से संपन्न होगी भी या नहीं। काफी समय बाद फिर स्टूडियो में आया हूं। अब देखो वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, अप डाउन होने से इन्वर्टर भी बैकअप नहीं लेता है, करप्ट हो सकती है। हालांकि हुई तो भी क्या है, अभी जैसे मैं दोपहर के समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर शाम के समय करेंगे, हालांकि क्लास तो देनी है तो देनी है। चलो तो यहाँ पे ये कहाँ है, उदयपुर। उदयपुर के अंदर है। इसके अंदर एक विशेषता स्पेशल ध्यान रखनी, अनाज रखने के जो पात्र होते हैं ना, एक तो वो, और पानी की निकासी के लिए चक्रकूप व्यवस्था, ठीक है। और अनाज रखने के बड़े पात्र, इनको गोरे या कोठे अपा कह दिया करा हमार कोठी, ठीक है, यह था कोठा, ठीक है, कोठे कहा जाता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलो नेक्स्ट, रावसाई सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? गुड, बढ़िया प्रश्न। भरतपुर, अलवर, जयपुर या करौली, बताओ। रावसाही, दो में कंफ्यूज होते हो, एक तो रामशाही और एक रावशाही। और स्पेशली मैंने आप लोगों को जीजीडी पर सिक्कों की क्लास दी है, ठीक है, सिक्के शिलालेख सब कुछ पढ़ा रखा है आप लोगों को। बताओ और इसको मैंने कैसे याद करवाया था आप लोगों को, देखो क्या राम जी के चढ़े बूंदी को प्रसाद, ठीक है, यहां ध्यान रख लेना। राम जी और राव जी तो अलवर, क्या अलवर में भी देखो ये व, इससे ध्यान रखना है कि राव, यहां से यहां को लिंक करना है और आप लोगों के उत्तर निकल के आ जाएगा। अखेसाई भी है यहाँ, हालांकि अखेसाई जैसलमेर के अंदर भी है। तो एक ही नाम के सिक्के और अन्य जगह भी मिलते हैं, इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया? शाबाश, बढ़िया प्रश्न। रघुकुल रीत सदा चली आई, है कि नहीं? आप लोगों ने रामायण के अंदर सुना है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल यानी कि राम जी के कुल का उल्लेख। अब राम जी बहुत मतलब पुराना आदमी होगा, ठीक है, अवतारी पुरुष है, ठीक है। भगवान मतलब देखो, एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्हें अपन देवों के देव त्रिदेव कहते हैं, फिर उनके अवतार लिए जिन्होंने, वो अवतारी पुरुष हुए। तो राम जी भी अवतारी पुरुष थे, भगवान है। अब देखो यहाँ पे क्या है, रघुकुल शब्द का आप लोगों को उत्तर ध्यान रखना चाहिए कि रघुकुल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये पूछा जाए तो देखो, जब अपने जैसे कि मैं इसलिए ये चीज क्लियर कराऊं कि अपने जैसे भगवान अवतारी पुरुष है, ये सब जब पढ़ने में नहीं आते थे ना, तब विभिन्न सभ्यता, जैसे राम जी अपन भारत में, और यहाँ जैसे पूछते हैं यहाँ पे जहां पे यहाँ इस संस्कृति का संबंध मिलेगा वहां पूजे जाते हैं ना। अब जैसे अंग्रेज है या यूरोपियन आप कह दो, या फिर इजिप्टियन कह दो, या अलग अलग जो सभ्यताएं पढ़ने में आती है वो, तो सभी जगह एक चीज कॉमन हुआ करती थी जिनको देवता माना जाता था, मेसोपोटामिया वगैरह सब जगह, वहां चांद और सूरज, ठीक है। यानी कि क्या चीज हुई पता है, ये चीज का मतलब है प्रकृति, यानी सबसे पहले प्रकृति को देवता माना गया, चांद और सूरज सबसे पहली बात है। तो यहाँ क्या पूछा है, रघुकुल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? राजपूतों के लिए, है ना, सर्वप्रथम सबसे पहले। तो सबसे पहले चांद और सूरज को पूछा जाता था। चांद और सूरज इस तरीके से याद रखना है, नयन चंद्र सूर्य, याद रखने तरीको बता रही हूं मैं थान, क्या हाँ याद क्या राखीजे टावरो, और तरीको मतलब है ना, और जीजीडी है तो मुमकिन है, ठीक। और हाल तो ए प्रश्न जो है ओपीडी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा, सभी चीजों का, सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम होके आप लोगों को बता दिया जाएगा। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ? बताओ, कितने दिमागी घोड़े दौड़ते हैं, देखा मैं भी आप लोगों के कमेंट देखूंगा।
उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, ये प्रश्न है। अब यहाँ पे चावंड, गोगुंदा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, इनको उत्तर जो सही दे दिए, नहीं मतलब बंग दिमाग बिल्कुल चल रही हो, मतलब पूरा 1380 ग्राम दिमाग पूरा काम में लिया जा रहा है। सभी के अंदर दिमाग तो समान आता है। अब यह है कि कौन कितना काम में लेता है, जितना घिसोगे उतना चमकोगे, है ना। तो ये है भैया, कमी नहीं होने देनी है। अब बताओ इसका उत्तर बताना है आप लोगों को। बढ़िया प्रश्न है और मैं भी बताऊंगा इसका उत्तर भी आप लोगों को। कमी नहीं होने देनी किसी चीज की। चावंड, गोगुंदा, कुंभलगढ़ या चित्तौड़। अब देखो यहां पे आप लोगों का कंफ्यूजन कहां होता है, बात किसकी हो रही है, उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी। अब इनमें एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, राज्याभिषेक, और एक चीज ध्यान रखनी होती है, मृत्यु। इन्हीं चीजों में कंफ्यूजन होता है। जहां पे इनकी मृत्यु हुई वहां पे अपने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया, यानी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक अलग है, इनका अलग है। इनका राज्याभिषेक जो है वो हुआ कुंभलगढ़ में। अब जो गोगुंदा वाले थे ना, जिन्होंने गोगुंदा बताया कि सर गोगुंदा, वो गोगुंदा में इनकी हुई है मृत्यु। मृत्यु कहां हुई, गोगुंदा। तो गोगुंदा में ही पहला राज्याभिषेक हो गया अपने महाराणा प्रताप का, वहां सामंतों ने कर दिया। फिर बाद में कुंभलगढ़ में किया, वो बात अलग है, ठीक है। और यहाँ पे इनका राज्याभिषेक जो है वो कुंभलगढ़ के अंदर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। लगभग टाइम पीरियड बताते हैं 1537 बताया जाता है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप लोगों को ये चीजें ध्यान होनी चाहिए जो कंफ्यूजन वाली, इसीलिए मैंने इस प्रश्न पे इतना समय भी लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऐतिहासिक मैदान तराइन कहां स्थित है जहां पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 युद्ध हुए। तराइन मैदान बताओ। तराइन मतलब 3 युद्ध हुआ है यूं तो तराइन में, ठीक है, लेकिन पहला 2 जगह है नहीं, वे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ी उड़ा, ठीक है। पहले में पृथ्वीराज विजयी, दूसरे में पृथ्वीराज पराजयी, ठीक है। दूसरे में कौन जीत गो, मोहम्मद गौरी। और वो तो मैं बहुत बार पढ़ाई है क्लास तो, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई है और बिल्कुल एकदम क्लियर कर बताई सारी चीजें। अब फिर ध्यान ही को दो तो बात अलग है, ठीक है। बताओ भरतपुर, करनाल, कुरुक्षेत्र या जैसलमेर। अब जो तराइन का मैदान है ना, वो आप लोगों के कहां है, करनाल, ठीक है। कहां है, करनाल, हरियाणा के अंदर, करनाल हरियाणा के अंदर। और तराइन के जो 2 युद्ध याद रखने हैं, एक तो है 1191 और एक है 1192। इन दोनों के अंदर देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये ध्यान रखना है, तृतीय है तभी तो पहले दूसरे हुए, तभी तो तीसरा है, ठीक है। ये अब 1191 और 1192, पहले में विजय और दूसरे में पराजय, इतनी ध्यान रख लो, खूब है। राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 1678 में कहां हुई। प्रश्न के अंदर ही एक चीज का उत्तर है कि कब हुई, कि 1678 में। अब महाराज जसवंत सिंह, देखो महाराज आ जाए तो मारवाड़ के हैं, महाराज महाराजा ये आ जाए, है ना। ज्यादातर सवाई राजा वगैरह ऐसे आते हैं तो कछवा वंश वाले वहां के होते हैं, ठीक है। आप लोगों के महारावल वगैरह ऐसे आते हैं तो या तो जैसलमेर, ठीक है, वैसे रावल ज्यादा आता है जैसलमेर साइड, वैसे महारावल की भी उपाधियां ली, और जैसलमेर या डूंगरपुर बांसवाड़ा। राणा महाराणा ये आता है तो उदयपुर, सलूम्बर, ये चीज मेवाड़ यानी कि। तो इन चीजों से भी आप लोगों को शासक पता चल जाते हैं कि कहां का होगा। यहाँ पे है आप लोगों के राजा जसवंत सिंह, ठीक है, या महाराज जसवंत सिंह का, जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु कहां हुई, तो इनकी मृत्यु हुई है जमरूद अफगानिस्तान के अंदर। जमरूद कहां, अफगानिस्तान के अंदर इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, मारवाड़ के राजा थे। लुडलो पॉलिटिकल एजेंट ने किस कुप्रथा का अंत किया, बताइए। कन्यावध, त्याग प्रथा, दहेज प्रथा या समाधि प्रथा। तकरीबन टाइम पीरियड है 1844 के आसपास को है जी टाइम वो एजेंट लुडलो ने इंगे प्रयासों एक कुप्रथा माते रोक लगाई गई। बताओ की है, बताओ कौन सी है। कन्यावध, त्याग प्रथा, दहेज प्रथा या समाधि। अब त्याग प्रथा का संबंध मारवाड़ से रहा है, जोधपुर, ठीक है, 1841 की बात है। कन्यावध 1833-34
इसकी बात है। ठीक है, 1844 समाधि प्रथा, यहाँ क्या आएगी आप लोगों के, एजेंट लुडलो समाधि प्रथा से संबंधित रहा है। ठीक है, चलिए, राज्य के प्रथम एजीजी, विवाह पिक्चर में जो कहा ना एजीजी क्या कह के उनको बुलाओगी, ठीक है, कि ओ जीजी क्या कह के उनको बुलाओगी, वो वही एजीजी है, ये वही है क्या? अरे नहीं है, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, क्या है एजीजी, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का एजेंट यहाँ पे होता था, राजपूताना रेजिडेंसी हुआ करती थी, इनको रिपोर्ट देनी पड़ती थी एजीजी को, एजीजी, ठीक है, एजीजी नहीं कहना, एजीजी को रिपोर्ट देनी पड़ती थी कि यहाँ पे ये सिचुएशन है, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल माय लॉर्ड, इस तरीके से रिपोर्ट देनी पड़ती थी। तो ये एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, कौन से बताने हैं, राज्य के पहले बताने हैं। 1857 की क्रांति के समय इन पे ज्यादा ध्यान गया, लेकिन राजस्थान के पहले बताने हैं। पहले जो थे वो लॉकेट, कौन, मिस्टर लॉकेट, ये पहले थे एजेंट। ठीक है, फिर पैट्रिक लॉरेंस बाद में, ध्यान रखना पैट्रिक लॉरेंस को तो 1857 की क्रांति के समय ध्यान में रख लेना, बता रखी है आपको, 1857 की क्रांति पूरी पढ़ा रखी है ना। ठीक है, नेक्स्ट, डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद गिरी, ठक्कर बापा, हरिदेव जोशी या भोगीलाल पंड्या। अब जो थोड़े भी जागरूक विद्यार्थी होंगे ना, जो कंपटीशन में टच में, बिल्कुल नयों का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि नयों के तो समस्या होती है, जो टच में है कंपटीशन के, उनके लिए ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आसान है। भील समाज या भील आदिवासी समूह के उद्धार के लिए इन्हें जाना जाता है। कई कुरीतियों के विरुद्ध इन्होंने कई सारे प्रयास किए। भोगीलाल पंड्या की बात हो रही है, किसकी हो रही है, भोगीलाल पंड्या की। डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की, भोगीलाल पंड्या ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है, वे कौन से क्षेत्र थे दो, यानी कि राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ, आ गई लाइट, बस मन ध्यान हो कि लाइट जाए जरूर, बढ़िया परीक्षा है ये भी। आप लोग तो परीक्षा देने जाते हो, जब एग्जाम आप लोगों के फिक्स होगा तब, हमारी हर रोज ही परीक्षा होती है किसी न किसी तरीके से। चलो, तो मतलब आप लोगों के एकीकरण जो है 7 चरणों में पूरा हुआ है ना। तो यहां पे बताना है आप लोगों को 1948 से लगा के 1956 तक जो है आप लोगों के एकीकरण के चरण चले हैं। यहां बताना है कि वे कौन से अंतिम 2 क्षेत्र बच गए थे जिनको जोड़ दिया, तब जो है ये एकीकरण पूर्ण हुआ। झालावाड़ एवं कोटा, अलवर भरतपुर, उदयपुर डूंगरपुर या आबू देलवाड़ा अजमेर। देखो कभी उत्तर नहीं भी आवे तो यूनिक उत्तर देखना कि या तो लंबो या यूनिक क्यों है, जो अलग दिखे बिल्कुल। तो यहाँ भी ध्यान दो, नहीं थे तो आबू देलवाड़ा और अजमेर थोड़ा अलग दिखे तो वही उत्तर है। और इसकी तो पूरी स्टोरी आप लोगों को बता रखी है कि क्या क्या प्रयास कैसे कैसे किए गए, है ना। गोकुल भाई भट्ट के क्या प्रयास हुए, किस तरीके से आबू देलवाड़ा वाला क्षेत्र जो है यहाँ जोड़ा गया, सिरोंज यहाँ से मतलब दिया गया, है ना, सुनील टप्पा लिया गया, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी है मैंने। तो यहाँ पे उत्तर क्या, आबू देलवाड़ा एवं अजमेर। त्याग भूमि समाचार पत्र को प्रकाशित किसने किया, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, भूपेंद्र त्रिवेदी या गोकुल भाई भट्ट। बताइए किसने किया। राजस्थान के गांधी कहा जाता था किसे, इन्हें तो राजस्थान के गांधी कहा जाता था। जीजीडी फैक्ट के अंदर आप लोगों को सारे गांधी करवा रखे हैं। और अब तो कितनी सुविधा हो गई आप लोगों के कि जीजीडी फैक्ट भी आप लोगों को एक बेहतरीन पुस्तक के रूप में उपलब्ध करवा दी गई है। अभी मेरे यहाँ टेबल पे तो नहीं है, इधर वहां पड़ी है ऑफिस में। तो मतलब इस तरीके से स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर इसको जो है बुक फॉर्मेट में ताकि एक साथ हमें मिले, तो हमने उसमें गुणवत्ता भी आप लोगों को पूरी दी। पूरी का मतलब यह है कि आप एक स्पाइरल साधारण सा रजिस्टर भी लेने जाते हो तो आप लोगों को 70-80 रुपए का समथिंग पड़ता है ना। उसमें फिर आप लोग जो है लिखते हो जीजीडी फैक्ट 250, यदि आप लिखोगे तो आपको 2 से 3 रजिस्टर लगते हैं। ये जिन्होंने लिखा उन्हें पता है, ठीक है, कि हाँ सर इतना उसमें एफर्ट है। उसके अलावा फिर वापस जो है उसके अंदर जो कलाकारी की गई, जिस तरीके से गुणवत्ता युक्त दिए गए चित्र वगैरह, उनसे काफी फर्क पड़ता है। तो हमने आप लोगों को वो पुस्तक के रूप में उपलब्ध करवा दी और 255 रुपए में करवाई है। अब देख लो कि वो रंगीन पुस्तक है, उसकी कॉस्टिंग क्या बैठती है, फिर भी हमने आप लोगों को इस लेवल पे दे दी है कि सभी विद्यार्थी इसको ले सके, सभी विद्यार्थी पढ़ सके।
और आने वाले समय में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हर लाइब्रेरी में हर विद्यार्थी के पास, हर विद्यार्थी के टेबल पर यह जीजीडी फैक्ट वाली पुस्तक आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, यूनिक। हमने काम अभी तक आप लोगों को जितनी पुस्तकें दी, वन लाइनर हो चाहे कोई भी हो, पूरी मेहनत करके यूनिक चीज दी है जो सीधी सीधी एग्जाम में परफॉर्म करती है ना। तो वो चीज है तो प्रेम मिलना ही है। कई जना कहते हैं गुरुजी आपकी पुस्तक आती है इतनी डिमांड या आउट ऑफ स्टॉक वगैरह, ऐसी सिचुएशन क्यों होती है? क्योंकि उस पर मेहनत बेहिसाब की जाती है। जब आप लोग मेहनत कीजिए और भी अन्य राइटर्स भी आप लोग मेहनत करें, खुद मेहनत करें, किसी के भरोसे नहीं रहे, तब देखो आप लोगों की भी डिमांड रहेगी। सीधी सी बात है, जहां मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से मांग उठनी है। चलो इसका उत्तर नहीं बताया ना, हरिभाऊ उपाध्याय इसका उत्तर है, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, चलो कलर चेंज कर दा। नेक्स्ट, माधो सिंह गोविंद सिंह का संबंध, माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंधित था? यह थोड़ा सा अलग प्रश्न है। सामान्य किसान आंदोलन पढ़ते हैं तब ये नाम कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पे इस प्रश्न के माध्यम से ये भी कवर हो जाएगा। बताइए, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन या मारवाड़ किसान आंदोलन? बताओ उत्तर क्या है? उत्तर है इसका अलवर किसान आंदोलन। क्या है? अलवर। एक अमर सिंह भी ध्यान रख लेना, अमर सिंह का संबंध भी यहां से था। अमर सिंह और बाकी ये माधो सिंह और गोविंद सिंह। ठीक है, अमर सिंह, माधो सिंह और गोविंद सिंह, ये आप लोगों को याद रख लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में किसने की? वीर भारत सभा, बताओ। हीरालाल शास्त्री, केसरी सिंह बारठ, अर्जुनलाल सेठी या राम नारायण चौधरी? अच्छा प्रश्न और बार बार पूछे जाने वाला, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसका उत्तर है आप लोगों के वीर क्रांतिकारी परिवार को, जिसने मतलब ऐसा परिवार, भाई कई जगह तो क्या होते हैं लोग क्रांतिकारी होते हैं, ये पूरा इनका परिवार क्रांतिकारी था। पूरा परिवार जो है देश की सेवा में लगा। तो केसरी सिंह बारठ, इनका संबंध जो है वीर भारत सभा से है। एक चीज और पूछी जाती है आप लोगों को इसी तरह की, वीर भारत समाज, ठीक है, वो पूछे तो आप ध्यान रखना विजय सिंह पथिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न आप लोगों के सामने। अपनी तेज धावक क्षमता के कारण किसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था? किसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था? कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर चुंडा, जगमाल या कुंवर शक्ति सिंह? कहां से संबंध था? मेवाड़ से संबंध था। कहां से? मेवाड़। उड़ना राजकुमार क्योंकि मतलब घोड़ा बहुत तेज चलाते थे ये, मतलब एक ही दिन में टोडा से टोंक तक का सफर जो है तय कर दिया। तो फिर ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत मतलब तेज, और ये भी कहा जाता है कि दुर्ग की दीवार पे बहुत तेज भागते भी थे, तेज धावक क्षमता, खुद भी बहुत तेज भागते, घोड़ा भी बहुत तेज चलाते, इसलिए इन्हें उड़ना राजकुमार कहा गया। यह है आप लोगों के कुंवर पृथ्वीराज। ठीक है, पृथ्वीराज देखो, पृथ्वीराज इंपॉर्टेंट जो है वो 1 नहीं 4 है, और ये आपको जीजीडी फैक्ट के माध्यम से करवाया था। तो चलिए इसको एक बार रिवाइज कर ले। ये है जीजीडी फैक्ट, मतलब नंबर 1 आता है यहाँ के, यहाँ 53 53वां नंबर है, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो आप कम से कम 25-30 फैक्ट मिल जाते हैं एक ही जीजीडी फैक्ट के अंदर। अभी हाल ही में आप लोगों को 3 जैन मंदिरों के फैक्ट जीजीडी टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाए। ये टेलीग्राम की मुहिम है भैया, आप लोगों को हर रोज ऐसा फैक्ट हर सुबह मिलता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, वहां ज्वाइन जरूर कर लें। यदि आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हुए तो शायद आप एजुकेशन से सही तरीके से जुड़े हुए अभी तक तो नहीं है, या जागरूक इतने नहीं है। 2,35,000 सदस्यों का परिवार हो गया है मात्र 2 साल में टेलीग्राम पे। तो समझ सकते हो आपकी वहां पे किस तरीके से आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पे देखो अब 4 तरह के पृथ्वीराज है, एक साथ में डाउट क्लियर। एक तो है आप लोगों के पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय कह दिया जाता है। यह अजमेर के यशस्वी चौहान शासक। उपनाम और उपाधियां देखो, राय पिथौरा, दल पुंगल, हिंदू सम्राट, सपाद लक्षेश्वर। ठीक है, और मोहम्मद गौरी के साथ तराइन के युद्ध किए, प्रथम
1191 पृथ्वीराज विजयी और द्वितीय मोहम्मद गौरी विजयी। बस शॉर्ट में मतलब चीज जो कंफ्यूजन दूर करने वाली यहां से ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में। फिर आप लोगों को पृथ्वीराज कछवा भी ध्यान रखना है। पृथ्वीराज कछवा का क्या काम था? देखो, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया, आमेर के 12 भागों को बांट, आमेर को जो है 12 भागों में बांट कर अपने पुत्रों को बांटा, जिस 12 कोटड़ी व्यवस्था कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में सवाल। ठीक है, इनकी पत्नी बालाबाई ने आमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया, जिन्हें आमेर की मीराबाई भी कहा जाता है इन बालाबाई को। ठीक है, अब देखो पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें अपन ने अभी कुंवर पृथ्वीराज कहा है, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा है, मेवाड़ महाराजा रायमल के सबसे बड़े पुत्र थे। ये राणा सांगा के बड़े भाई थे, जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंबिया छतरी कुंभलगढ़ में स्थित है, जिसके शिल्पी जो है दपन पाना थे। कौन थे? दपन पाना। और शिल्पी वाले भी एक जीजीडी फैक्ट आप लोगों को दे रखा है। फिर देखो पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर महाराजा कल्याणमल के पुत्र और राय सिंह के छोटे भाई, ढिंगल भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जो पीथल के नाम से कविताएं लिखते थे, इसलिए इन्हें पीथल कहा जाता था, और पाथल कहा जाता था महाराणा प्रताप को, और पाथल और पीथल। ठीक है, इस तरीके से इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में वैली किशन, रुक्मणी, दसम भागवतरा, दुहा, गंगा लहरी, बस दे राउत आदि है। अब देखो कितनी बढ़िया तरीकों आज चीज क्लियर होगी कि हाँ पृथ्वीराज को है राजस्थान के इतिहास में 4 तो कम ध्यान रखना ही है। नहीं पटियोड़ा है, नहीं जो राजस्थान जी के नहीं पटियोड़ा बाण यूं ही है कि पृथ्वीराज क्या है तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान नहीं, पृथ्वीराज कछवा भी है, सिसोदिया भी है, राठौड़ भी है। और इस तरीके से जो चीज आप लोगों को पढ़नी होती है वो दी जाती है अपने जीजीडी फैक्ट। और अब आप लोगों के लिए ये पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध है मार्केट में। जाइए बुक सेलर के पास और उनसे कहिए, वो आप लोगों को बताइए। और यदि किसी को चीज देखनी है कैसे क्या डिटेल, तो इसका विमोचन का वीडियो भी बना रखा है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना किसी को अभी तो ले लो। पृथ्वीराज 1 नहीं 4। नेक्स्ट प्रश्न, किस शहर के किले में जयबाण तोप को रखा गया? एशिया की सबसे बड़ी तोप। चलो बढ़िया है, एक परीक्षा में भी पास हुआ भाई, लाइट आ गई थे। उत्तर बताओ, जयबाण तोप विशेषता बताओ, कितनी मारक क्षमता, क्योंकि सब चीज बता रखी है भाई, आप लोगों को बता रखा है। एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का कारखाना भी यही था। और इस तोप की तो भाई बात ही ऐसी है कि एक बार ही प्रयोग लिया और एक बार में कई कलाकारी दिखा दिया। तो है मतलब पशु पक्षियों के गर्भपात हो गए, कईयों के महिलाओं के गर्भपात हो गए, कई आसपास के लोगों के कान के पर्दे फूट गए। इतनी खतरनाक ये मतलब तोप ये बनाई गई। गोला इतनी दूर जाके गिरा और जहां गिरा वहां तालाब बन गया, गोरेलाब तालाब। ठीक है, चाकसू में जाकर गिरा। तो किस शहर के किले में? तो ये है जयपुर के किले में, जयगढ़ के अंदर ही। ठीक है, तो ये जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप आप इसे कह सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़ दुर्ग में किसने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया? तुलादान पद्धति पर बना हुआ मंदिर जो है तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में किसने बनवाया? बता दो भाई फटाफट। हवा क्यों नहीं फेंके रहे? हाँ हम फेंक गए। थोड़ी सी स्पीड अपन को बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो ये 50 प्रश्न में टाइम घणो लाग जाए। ओहो 28 मिनट होगा कि? चलो स्पीड बढ़ाते हैं, फटाफट रैपिड फायर करते हैं। आओ बताओ भाई, तुलजा भवानी मंदिर बनवीर तुलादान पद्धति पर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न, माउंट आबू में निर्मित विमल शाही मंदिर या विमल वशाही मंदिर भी कहा जाता है, दोनों तरीके में मिल सके। ध्यान रख जो एग्जाम में यूं नहीं कि गुरुजी थे तो विमल शाही कह दियो, मैं विमल वशाही पढ़ियो। ठीक है, ये चीजें घनी करे आजकल बोला टाबर, गुरुजी मैं हमने ये पढ़ा है, आपने ये पढ़ाया, बताइए सही क्या है। मुझे ऐसे लगता है सोते हुए आदमी को जोर से झकझोर के उठा के कहते हैं कि भाई साहब सो रहे थे क्या, ऐसा लगता है। आपने ये पढ़ाया, हमने ये पढ़ा, सही क्या है? अब मैंने तो जो पढ़ाया मेरे अनुसार सही है वही तो पढ़ाया है मालिक मेरे। आपके चरण कहाँ है प्रभु? ऐसी फीलिंग आती है, आपके चरण कहाँ है प्रभु? अवतारी पुरुष आपके चरण कहाँ है? चरण पकड़ के माफी मांग लो कि मैं वो पढ़े थे वो पढ़ियो। अब यार इनको डाउट मैं क्लियर क्या करूं है, ऐसे मतलब पूछते हैं ना, तो वास्तव फिर आप देखते हो कि सर आप यूनिक जवाब देते हो। यूनिक नहीं ना तो क्या करार के बाकी किताब में ये लिखा हुआ है और आपने ये दिया है, सही क्या है? हम बाकी को नाम भी नहीं हो कि बाकी में लिखे दो, बाकी मतलब इन पढ़े कोई मतलब हुई कोई भी किताब XYZ बिम कोई
भले मिस प्रिंट हो जाए, भले गलत आयोड हो, तो भी बाकी में ये लिखा हुआ है, आपने ये लिखा है, सही क्या है? सही गलत का फैसला तो आप लोगों को करना है, सीधी बात। और इसके अलावा भी आप लोगों को लगे सही क्या क्या है क्या नहीं, तो PYQs देखो, एग्जाम में बने हुए होते हैं ये प्रश्न कहीं ना कहीं। क्या माना है आप देखोगे, हमने जो पढ़ाया आप लोगों को वही एग्जाम में माना हुआ है। बिंगे बात भी गुरुजी सो रहे थे क्या, वो वाली फीलिंग आती है उठा के, गुरुजी सो रहे थे क्या, तेरी तो चलो विमल साई मंदिर, अभी देखो जैन मंदिरों के 3 फैक्ट दिए ना, बहुत अच्छी तरीके से उन तीनों को पढ़ लेना, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के जैन मंदिर क्लियर। आज ही दिया कल ही दिया है एक तो जैन मंदिर वाला, है ना। अब देखो माउंट आबू में निर्मित विमल साई मंदिर 1031 की बात है, और विमल खाने से आदी हो जाते हैं, विमल के आदी हो जाते हैं, क्या विमल के आदि हो जाते हैं। आदिनाथ या ऋषभनाथ एक ही, ऋषभदेव एक ही बात है, तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है आदिनाथ जी, विमल के आदि नहीं होना चाहिए, विमल के आदि हो जाते हैं, ये चीज ठीक है। बोलो जुबान केसरी। चलो भाई लियो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रश्न लवा थांगे सामने। बूंदी दर्ज बने हुए, बूंदी में बने हुए हैं, ये मिसप्रिंट है, बूंदी में बने हुए महलों के संदर्भ में, बूंदी दुर्ग है, बूंदी दुर्ग में, ये मिस टाइप हो गया। बूंदी दुर्ग में बने महलों के संबंध में किसने लिखा कि इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ है, भूतों प्रेतों द्वारा हुआ है? बिशप हैबर, कीपलिंग, चार्ल्स मैटकॉफ या फर्ग्यूसन? अब देखो यहां पे कीपलिंग का मतलब है रोडियार्ड कीपलिंग, जंगल बुक जिनकी पुस्तक आई थी। उत्तर भी तो यही है भाई। बूंदी के बारे में तो ये ध्यान रखना है कि भूतों प्रेतों वाला कहाँ है। जोधपुर के बारे में ये ध्यान रखना है कि परियों फरिश्तों वाला कहाँ है। बस इतो ध्यान रख लो, रूडियार्ड कीपलिंग है दो में। नेक्स्ट प्रश्न, सावन भादो झील एवं मंदाकिनी कुंड कहाँ स्थित है? वही है जहां दूध बावड़ी है। दूध सागर अलग है ना, दूध तलाई अलग है, ठीक है, डिट्टी कहते हैं उदयपुर, और दूध बावड़ी अलग है। ये दोनों चीजें ध्यान होनी जरूरी है। सावन भादो झील एवं मंदाकिनी कुंड ये वही है जहां शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है, मतलब शिवलिंग के रूप में नहीं, शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। और ये है भैया आप लोगों के अचलगढ़ में, अचलगढ़। और अचलगढ़ कहां है? सिरोही। और सिरोही में भी यदि पूछे तो माउंट आबू। अगली बात समझ। चलो भाई नेक्स्ट, देश की एकमात्र मुक्ति की मजार कहां? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। बूंदी, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर। मैंने पढ़ाई कई बार, इसके अलावा जिला दर्शन वाली जो किताब है उसमें भी दी, जिला दर्शन पढ़ाया उसमें भी करवाया आप लोगों को कि ये है आप लोगों के कोटा के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैली का नायिका चित्रण विप्रलब्धा के नाम से जाना जाता है या विप्रलब्धा कहलाता है? और आया हुआ प्रश्न है, करवाया भी है मैंने इसे, ठीक है, आया हुआ प्रश्न है। इसमें आप लोगों के जाना है मेवाड़, मेवाड़ में विप्रलब्धा के रूप में चित्रित। निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री, कागजी पोट्री, यह सब जो है ब्लू पोट्री, यह सब इंपॉर्टेंट है। अब बताओ ब्लैक पोट्री, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए? जयपुर, टोंक, कोटा या जोधपुर? इंपॉर्टेंट है। ये टॉप 50 वाले जितने सेशन है ना, ये छठा है जैसे, इनमें से देख लेना, आपको एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका उत्तर है कोटा। क्या है? कोटा। अब देखो पोट्री जीजीडी फैक्ट में आप लोगों को बहुत अच्छी से करवाया था, एक बार फिर से यहां पे रिवीजन कर लेते हैं। ये जीजीडी फैक्ट में दिया था, फैक्ट नंबर 31 था, है ना। देखो पोट्री क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी, इंक है पोट्री, ठीक है। और पोट हो नहीं, चीनी मिट्टी का पोट, बिंग माते चित्रकारी, तो पोट्री बस। अब देखो ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? कोटा की, अभी यही प्रश्न था। कागजी पोट्री कहां की है? अलवर की। सुनहरी पोट्री कहां की है? बीकानेर की। लाख की पोट्री कहां की है? बीकानेर की। पोखरन पोट्री कहां की? पोखरन जैसलमेर ही है। और सफेद पोट्री कहां की है? जैसलमेर की। और पोट्री में इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछते, सभी एक जगह आ गए, ठीक है। अब देखो यहां पे एक और आप लोगों के लिए फैक्ट है
कि पोट्री का उद्गम पर्सिया ईरान में हुआ, यह अफगानिस्तान के रास्ते भारत आई और भारत में इसका प्रचलन जो है वो अकबर के समय अधिक हुआ है। मतलब पोट्री संबंधित सारी चीजें क्लियर होगी ना। चल स्क्रीनशॉट किंग ले लो नहीं आगे बढ़ा। एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा जाता नहीं गया है, लिखा गया है? चलिए संस्कृत, राजस्थानी, ढूंढाड़ी और मारवाड़ी। देखो इसमें आप लोगों को दो उत्तर मिलते हैं और दोनों ही विभाग ने सही मान रखे हैं। एक तो संस्कृत और एक आपको मिलेगा मेवाड़ी। वो इसलिए है क्योंकि एकलिंग महात्म्य पहले संस्कृत भाषा में लिखा गया, लेकिन बाद में जो है इसे पूरा किया भाई कानड़ व्यास ने, जो है कानड़ व्यास का संबंध है एकलिंग महात्म्य से, फिर बाद में जो है पूरा किया वो मेवाड़ी भाषा के अंदर हुआ है, इसलिए दोनों भाषा मिलती है। यहाँ पे उत्तर क्या है? संस्कृत। तो प्रारंभ में इसकी भाषा संस्कृत और बाद में मेवाड़ी भाषा भी इसके अंदर मिलती है। ठीक है, चलिए राजस्थान के धार्मिक जीवन को नई दिशा देने में सर्वप्रथम योगदान देने वाले संत धन्ना जी किसके शिष्य थे? बताओ भाई। राजस्थान के संत संप्रदाय से संबंधित प्रश्न आया है, बताओ उत्तर आप लोगों के बताना है। ऑप्शन है संत पीपाजी, रामानंद जी, रामदास जी या संत जसनाथ जी। और है संत संप्रदाय, लोक देवता वगैरह सब बहुत बढ़िया तरीके से करा रखा है। और टॉप 50 का सेशन आज बहुत दिनों से आया है और ये ओपीडीपी भैया आप लोगों के लिए ही चैनल बनाया है। करो सब्सक्राइब, ठीक है। कहना रकट काम है, करो शेयर। कहना काम है कि 600 के होने वाले हैं अपने जीजीडी पे, 6 लाख होने वाले हैं आप लोगों के प्रेम की बदौलत। तो बढ़िया, देखो एक ऐसा चैनल जिसपे जैसे आगे बढ़े वैसे विद्यार्थियों को ज्यादा खुशी होती है। वो एकमात्र अटैचमेंट जो भावनाएं जुड़ी है ना, वो आप लोगों की जुड़ी है जीजीडी से। इसीलिए तो अपने 3 साल से शुरू किया गया कारवां पेड कोर्स की तरफ नहीं गया है, निरंतर निशुल्क क्लासेस की तरफ बहता चला जा रहा है। जो धारा इसके नाम में जुड़ा है वो धारा प्रवाह जो है चल रहा है। किस लिए चल रहा है? आप लोगों के प्रेम और सपोर्ट के कारण। बताओ संत रामानंद जी उत्तर है कि नहीं? देखो दिखे है कि संत रामानंद जी उत्तर, और देखो ओरियो वही है उत्तर। ठीक है, चल नेक्स्ट। गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? बिल्कुल डायरेक्ट ही बता दूं, थान दिमाग में तो जोर घालने काम को नहीं, भील जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट। कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र जिनमें कटार रखी जाती है पटका कहते हैं। क्या कहते हैं? पटका कहते हैं। चलो इसमें भी ज्यादा जोर लगाने का काम नहीं है। कौन सा दिन शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? अब शादी ब्याह सतवण एडी चीजा है जिनमें जो है टाइम पूरा पर्याप्त लेना चाहिए भाई। उतावल काम इम करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो 7 जन्मों का जो है रिश्ता जुड़ता है ऐसे कहते हैं। और मरण परण और क्या कहते हैं, जन्म मरण और परण ऊपर से पहले से तय होते हैं। तो क्या है इसमें जल्दबाजी? गाई इम कौन करी जाए? करी जाएगा इम गाई नहीं करी जाए। तो शादी ब्याह, क्योंकि देखो पूरी जिंदगी साथ बितानी है, तो पहले जो है आराम से छोरी देखने जानो, बिंगे बाद में सगाई राखनी 1-2 साल। तो क्या आपनो व्यवहार दकलेन पता चल जाए, दकलो व्यवहार आपने पता चल जाए। तो इंगे मामले में जो है तकड़ नहीं करनी चाहिए, उतावल करनी, इनमें थोड़ी गाई करनी गलत बात है। तो देखो इम के है आखा तीज, इम के है अबूझ सवान किस दिन शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? आखा तीज जो है शादियों के लिए। और आप लोग ऐसे ध्यान रखना, इसे वैशाखा तीज, क्या ध्यान रखना? वैशाखा तीज, इस तरीके से ध्यान रखा। तो वैशाख महीने की जो है तीज आती है शुक्ल पक्ष की, उसमें अबूझ सावा कहवे इन्हें, कहीं कहवे अबूझ, यानी बूझ कराने रो काम ही कौन। और बढ़िया जो नहीं पढ़नी जानी वो भी दिन पढ़नी जिया। ठीक है, चलो आखा तीज। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, बताओ किस पंथ द्वारा? राम स्नेही, वल्लभ पंथ, परनामी पंथ या रामानंदी पंथ? बताओ देखें। फूलडोल उत्सव, फूलडोल महोत्सव भी कहा जाता है इसे। अरे बिल्कुल हाँ हो रहा हूं, उत्तर है इंगो राम स्नेही संप्रदाय। अपा राम निवाजी याद रख लेना इन मामले में। राम निवाजी जो आपके जीजीडी फैक्ट प्रभारी है, जो आप लोगों के लिए हर रोज जीजीडी फैक्ट में मेहनत करते हैं, वो राम स्नेही संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये राम स्नेही भूलना ही मत। ये तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम कर दिए रखा है क्या? है भाई, और आगे भाई कुचामनी ख्याल यानी डीडवाना कुचामन उगम राज्य खिलाड़ी भी प्रसिद्ध थे, इसके ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट। गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है इनमें से? ठीक है,
और देखो गुडला जो है वो मारवाड़ साइड किया जाता है। ये कहा, अरे लाइट डिम मत हो रहे भाई, पूरी करन दे क्लास। शंकरिया, कालबेलिया, ठीक है, ये वालर ही उत्तर है आप लोगों के इसमें, ठीक है, क्योंकि गैर फिर वापस पीलो में। और ये वालर कूद वगैरह ये आप लोगों को बढ़िया ट्रिक से कराए थे, याद है क्या किसी को ट्रिक? वालू गोकू मौजमा मारा, पीलो के हाथी ने गद्दी के यू गुमा मारा, ठीक है, हाथी ने गद्दी के यू गुमा मारा। और इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो गई चीजें। चलो भाई नेक्स्ट, राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सरल प्रश्न, ठीक है, कैला मैया से। ठीक, देखो एक तो क्या ध्यान रखना है, लांगुरिया, एक और क्या ध्यान रखोगे, घुटकन, ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना, कालीसील नदी, कालीसील, ठीक है, ये चीजें जो है पूरी कैला देवी से ध्यान में रख लेना है। करौली के अंदर मंदिर है। मलिर प्रिंट आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है निम्न में से? हरा, सफेद, गुलाबी, भूरा, काला, सफेद, नीला, लाल, यही है उत्तर, ठीक है, नीला लाल। एक आती है अजरक, अजरक, काला, कत्थई। अब देखो इसमें ऐसा है कि कई जगह काला कत्थई की जगह काला नीला लाल इसमें भी मिल जाता है, क्योंकि ये दोनों मलिर और अजरक दोनों है ना, दोनों एक ही क्षेत्र की है, बाड़मेर बालोतरा की, ठीक है, तो इसलिए इनमें जो है ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता का मंदिर किस काल के हैं? बताओ, उत्तर गुप्तकालीन, यदुवंश कालीन, या आप लोगों के मौर्य कालीन, या प्रतिहार कालीन? तो इसका उत्तर सीधा सीधा बता दो, प्रतिहार कालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक रुणीचा मेला किस जिले में पड़ता है? रुणीचारा धनी कौन है? रुणीचार धनी एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, ठीक है, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक जिन्हें माना जाता है, क्योंकि हिंदू भी मानते हैं उन्हें और समान रूप से मुस्लिम भी मानते हैं, जिनके वह रामसा पीर, ठीक है, रामदेव जी महाराज। तो इनका कहां है? रुणीचा, पोखरण, जैसलमेर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? ओ तेरी, आगे प्रश्न आनो, मैं लारले प्रश्न व्याख्या में बता दियो था उत्तर, तो गड़बड़ होगी ना, और बोनस मिल गो था बढ़िया ही। कालबेलिया किससे संबंधित है? कालबेलिया। चलिए नेक्स्ट, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किन के द्वारा बनाया गया है? ये बहुत पूछा जाता है, अपने पुत्र की याद में बनाया गया है, इसलिए जगत शिरोमणि मंदिर है, ठीक है। बताओ देखें उपरोक्त में से कौन सा सही तथ्य है? ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से में से? देखो, राणा सांगा, कर्मावती, कनकावती, या रानी धीर? बताओ किसने बनवाया जगत शिरोमणि? मानसिंह, राजा मानसिंह की पत्नी रानी कनकावती ने बनवाया था। किसने? रानी कनकावती, अपने पुत्र जगत सिंह के याद में। नेक्स्ट, राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अब प्राचीनतम नामों का उल्लेख पूछा है ना, तो प्राचीनतम वेद ही ध्यान में रखना है। देखो वेद कितने हैं, जब रीट की क्लासें स्टार्ट होगी ना मजा आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा आप लोगों को। राजस्थान जीके से अपन चलेंगे अपने भारत जीके की तरफ, ठीक है, कुछ विश्व के भी टॉपिक, और सेकंड ग्रेड का जैसे क्लास जाएगी तो विश्व वाली पढ़ेंगे, ये वो, तो थोड़ा सा क्या है, बढ़िया मजा आएगा आराम से। और आने वाली ये वैकेंसी आगे। अब देखो वेद कितने हैं? 4 हैं। इनको कैसे याद रखना है? ऋग, यजु, सा, अर्थ या अथर्व। अथर्व तो बाद में अपन कर लेंगे इसको। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और क्रम भी यही ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला कौन सा? ऋग्वेद, तो यहां पे भी ऋग्वेद। आगे मजे आगे चलिए, नमदों के केवल 2 ही उत्पादन केंद्र भारत में है, एक कश्मीर में श्रीनगर तथा दूसरा राजस्थान में नमदे टोंक है। के कटी टोंक दी उड़ोगे? अरे वाह, आ गया भाई उत्तर। तो ऐसे ही आना चाहिए आप लोगों को भी उत्तर जो है इसी तरीके याद कि नमदे टोंक डायरेक्ट, नमदे टोंक डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करोगे तभी आप लोगों के पार पड़ेगी गाड़ी। त्योहारों का आगमन माना जाता है तीज त्योहार, बावड़ी, ले डूबी गणगौर, यही याद रखीजिए, ठीक है।
पहला घना बोलता मैं तैयारी करता ना एड तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर जो दृढ़ राखे धर्मती ही राखे करतार, यहाँ बोलता जोश चढ़ तो पढ़ाई करने रो और थे भी यहीं पढ़िया करो, जोश जो है ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। बताओ तीज त्योहार बावड़ी और ले डूबी गणगौर, यानी गणगौर से तो हो जाती है समाप्ति और तीज त्योहारों की बावड़ी है, ठीक है। तो तीज अब यहां पे जो है आप लोगों के क्या ध्यान रखना है, श्रावणी तीज, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था। एक काम करेंगे, आप लोगों को एक फैक्ट बना के देते हैं जो मंडन स्पेशल होगा, ठीक है। एक फैक्ट देते हैं बनवा के जो मंडन, क्योंकि मंडन से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें मंडन के जन्म मृत्यु और उसके ग्रंथ वगैरह जो भी जानकारी है सब मंडन स्पेशल एक फैक्ट बना देते हैं आप लोगों की। कर देंगे, बोलो तो करो, देखें दबा शेयर करो सब्सक्राइब करो, तब मजा आवे। और टेलीग्राम से जो है सभी जुड़ जाना, तब भी मजा आएगा। फिर तभी तो भाई क्या, हाँ आप लोगों का प्रेम देखेंगे तभी तो क्या, हाँ इनके लिए और मेहनत करनी और मेहनत करनी और मेहनत करनी, यहाँ वह जने तो मजा आवे। तो मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था, इसमें से कुंभलगढ़ का। वैसे जो है मौर्य शासक संप्रति ने इसका निर्माण करवाया था, बाद में कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाया। कुंभा की पत्नी कुंभल देवी थी जिसके नाम से कुंभलगढ़ दुर्ग हुआ, ठीक है। 36 किलोमीटर लंबी जो है इसकी दीवार है, जो भारत की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 संभागों को बनाने की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सा नया संभाग नहीं है। ये नई शब्द है ना, बड़ा घातक है, इसके ऊपर नजर रहनी जरूरी है। नहीं है यानी कि बाकी के 3 है, ठीक है। तो बाकी तो मैंने आप लोगों को बताया था, वापसी ऐसे याद रखना है, ठीक है। बांसवाड़ा, पाली और सीकर, तो बांसवाड़ा, पाली, सीकर ये तो है। डूंगरपुर संभाग नहीं है भैया, जिला ही है, ठीक है। हो गया काम तमाम। चलिए नए जिले, 19 नए जिलों के गठन के लिए राम लुबाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। कहने का मतलब है कब हुआ, 17 मार्च 2023, 21 मार्च 2022, 5 अगस्त 1923, 7 अगस्त 1923। तो ये तो सीधे से ही खारिज हो जाते हैं, 1923 वाले तो आएंगे ही नहीं। पीछे बचे आप लोगों के लिए 2 ऑप्शन, तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है 21-22, ठीक है। यानी कि 21 मार्च 2022 को जो है गठन हुआ, ठीक है, गठन हुआ। और 17 मार्च 2023 को हुई घोषणा, 17 मार्च 2023 को घोषणा। चलो 6 अगस्त 2023 को राज्य सरकार के गजट में प्रकाशन के साथ ही कुल जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी होगी। क्योंकि जयपुर और जोधपुर 2 नाम ऐसे जिनको तोड़ के मतलब ग्रामीण और शहर अलग अलग किया गया, तो फिर ऐसे देखा जाए तो 17 ही होते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन में होंगे टोटल कितने, 50। तो वर्तमान संख्या कितनी है, 50। अब देखो कई जना हाल ही मतलब यहाँ गए, गुरुजी अरे गुरुजी 3 जिले टूट गए, 3 जिले टूट गए, आपको पता ही नहीं। अब वो टूटे कौन से, क्या 3 जिले खत्म करती है, कौन से, जो अस्तित्व में आए नहीं, जिसके लिए हम कई बार भागवत बात चुके पूरी कि भैया ये आपके कुचामन, डिडवाना कुचामन नहीं, कुचामन, मालपुरा, सुजानगढ़, ये वाले जिले जो है सरकार गई घोषणा करके अधिसूचना जारी नहीं हुई, अधिसूचना 50 की जा रही है, 50 ही अस्तित्व में। अब वो 3 जिले खारिज कर दिए जो करने ही थे, यानी 50 ही अस्तित्व में है। अब कहे जना मतलब होता है एकदम जाके गुरुजी 33 हो रहे, 33 हो रहे, अरे 33 हो रहे हैं, चाहे 43 हो रहे हैं, चाहे 83 हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं साथ साथ जो अपने आप को अपडेट करके चलता है कि फर्क नहीं पड़ेगा, 33 कर दो, चाहे 43 कर दो, चाहे 83 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ना उनके, क्योंकि साथ साथ अपडेट होने वाला विद्यार्थी किसी से किसी तरीके से पिछड़ नहीं सकता। तो क्यों चिंता करनी है। आज फर्क किसको पड़ेगा पता है, जो इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल चीज हो जाए कि अब ये रहेगी, जो कभी दिमाग में से डाउट निकल ही नहीं सकता कि हाँ अब फाइनल है कि अब इतने ही बस फिक्स फुल स्टॉप लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो आप लोगों को परिस्थिति के साथ साथ ही तैयारी करनी चाहिए। अपडेट जो है समय समय, अब इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया कि जहां आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, हर चीज अपडेट ऑटोमेटिक कर दी जाती है, फिर किस चीज की चिंता। गुरुजी 33 हो जाए तो 33 हो जाए, जिस दिन पड़ जाए किताब साइड में रख, गोड़ गाल भुजिया बढ़िया आराम घोड़ा बेच, ठीक है। बाकी जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने दो। चलो 50, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है। अब वर्तमान में देखा जाए तो अनूपगढ़ आ गया रेड क्लिफ के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई से कितनी कम है। यानी कि
उत्तर से दक्षिण की लंबाई पश्चिम से पूर्व वाली से कितनी कम या ज्यादा है, यह पूछा है। तो 43 किलोमीटर कम है। क्या है? 43 किलोमीटर कम है, यह उत्तर है इसका। ठीक है, चलिए, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता? मतलब बनाते कितने हैं? अब 3 बनाते हैं। अब 3 बनाते, पहले 2 बनाते थे। यानी कि कौन सा नहीं बनाता? देखो, डीग बनाता है, भरतपुर और धौलपुर बनाते हैं, नीम का थाना नहीं बनाता। ठीक है, चलिए, डीग खैरतन तिजारा जिला राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? अब यदि राजस्थान में देखा जाए तो डीग और खैरतन की दिशा है ये। ठीक है, अब ये कौन सी हो गई? ये हो गई आप लोगों के उत्तर और ये हो गई आप लोगों के पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग। नेक्स्ट, राजस्थान भारत में स्थित है कहां? अब राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में है? तो राजस्थान भारत की इस दिशा में, यानी कि ये तो है उत्तर और ये है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम है कहीं उत्तर, ये रहा उत्तर पश्चिमी भाग। हो गया। चलिए भैया, अंतिम प्रश्न, मामा मासी कारण काशी होता है तो जाग जाओ, अंतिम प्रश्न है और इनके बाद में क्लास हो जाए समाप्त। चलो भाई, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? राजस्थान की बात हो रही है भैया। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर या बीकानेर? बिल्कुल आसान प्रश्न। एक तो ध्यान रखना होता है ज्यादा और एक ध्यान रखना होता है कम। तो कम के अंदर तो ध्यान रखना झालावाड़। ग्रीष्मकालीन आंधियों की बात है, हो मानसून की नहीं है। और ज्यादा में ध्यान रखना है श्री गंगा नगर। ठीक है, चलिए, यह उत्तर आप लोगों के आ गया है। अच्छा, एक सूचना आप लोगों को यह देनी है कि ओपीडी पे अपने जो ये सेशन शुरू किया था प्रमोद जी सर का, कि प्रमोद जी सर जो है आप लोगों को मॉडल पेपर मैथ्स के सॉल्यूशन करवाएंगे, और एक सेशन उन्होंने दिया भी था। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर दोनों है। अच्छी खबर यह है कि प्रमोद जी सर का एक इंस्टीट्यूट IIT JEE मेंस की तैयारी के लिए सिलेक्शन हो गया है। बुरी खबर यह है कि वो इस सेशन को अब कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, इसीलिए एक सेशन आया है, दूसरा नहीं आया है। और एक और अच्छी खबर यह है कि महीने भर बाद आप लोगों को मैथ्स के ऐसे ही प्रमोद जी सर जैसे एक बढ़िया टीचर आप लोगों को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, वो करवा देंगे। फिर वैसे आप लोगों के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि GGD पर प्रमोद जी सर की सारी क्लासेस मैथ्स की कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में उन्होंने जो है वहां पे ज्वाइन किया। तो एक देखो अच्छी बात है, कोई आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी और उसके बाद में उनका जब JEE मेंस के इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हुआ है तो अपने को तो खुशी होगी। और रही बात आप लोगों के, तो देखो पूरी की पूरी जो है उन्होंने क्लासेस GGD पे मैथ्स की कंप्लीट की है। उसके बाद में ये तो बोनस सेशन था और इस बोनस सेशन को भी महीने भर बाद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन दूसरे टीचर करवाएंगे। ठीक है, ये थी जानकारी आप लोगों के ओपीडी के इस सेशन की। और ये है आप लोगों के लिए LDC, क्योंकि अब LDC भर्ती परीक्षा भैया आ गई सिर पर, और LDC के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बढ़िया, जिससे तैयारी हो बिल्कुल अच्छी, वो आप लोगों के लिए पुस्तक उपलब्ध है। मार्केट के अंदर जाइए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए, और ये रही भैया वो फैक्ट वाली बुक, जो फैक्ट आपने इस क्लास में भी देखे, आप टेलीग्राम पे रोज देखते हो। ठीक है, और GGD फैक्ट कोई छुपी हुई चीज नहीं है कि क्या है, या किसी को बताने की आवश्यकता नहीं क्या है। चाहे कहीं पे लिख के भी सर्च कर दो ना, आप लोगों को पूरी डिटेल पता चल जाएगी कि GGD फैक्ट चीज क्या है। और अब आप लोगों की सुविधा के लिए ये किताब इस किताब के रूप में भी उपलब्ध है। 1 से 250 तक का संकलन है। जब 251 से 500 हो जाएंगे तो वॉल्यूम 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, और ये है आप लोगों के नवीनतम जिला दर्शन, जो व्याख्या के साथ में है, नवीनतम व्याख्या के साथ। कुछ बच्चे पूछ रहे सर इसमें ज्योग्राफी के सवाल है क्या, इसमें कल्चर के हैं क्या, हिस्ट्री के, सभी है। जितने डेटा क्लियर है, जितने स्पष्ट है, वो सभी सवाल इसके अंदर है, और विद एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या के साथ में। और ये RBSE की तो 6 महीने पहले आई थी। RBSE की जो आप लोगों को 6ठी से 10वीं की पुस्तक है, यदि कोई नहीं पढ़ पाता है और समझ में नहीं आता कि क्या चीज है, ये शुद्ध रूप से तैयार किया हुआ संकलन है इसका। ठीक है, तो बढ़िया अपनी तैयारी को आगे लेकर जाइए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। आज का ये सेशन कैसा रहा वो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अपने इस OPD चैनल को भी आप लोगों के प्रेम की आवश्यकता है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए अपन मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।